जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिक्र रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस MCQ बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए, जिसमें अपन गौरव ज्ञान धारा 7300 प्लस बुक का रिविजन कर रहे हैं और लगभग 8-9 क्लासें इसकी हो चुकी है। अगर वो पीछे वाली क्लासें नहीं देखी आपने तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के वो क्लासें आप देख सकते हैं। इस क्लास में अपन शैक्षिक परिदृश्य की ये क्लास रहेगी और जितने भी क्वेश्चन 7300 प्लस MCQ बुक में है वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो हम इस क्लास में करने वाले हैं। कहने का मतलब है शैक्षिक परिदृश्य है वो इस क्लास में एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है, अब तो मान जाओगे भी दोनों की दोनों बुकें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस एक ही क्लास में अपन कंप्लीट शैक्षिक परिदृश्य का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके फेसबुक ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम में नवाचार। शिक्षण अधिगम में नवाचार, पहला क्वेश्चन देखिएगा। ABL की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ABL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, SIQE का पूरा नाम बताओ। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत है वो 11 मई 2020 को की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा वाणी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये RSCERT के द्वारा, RSCERT के द्वारा शिक्षा वाणी प्रारंभ किया गया था कार्यक्रम। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया? तो ये 21 जून 2021 को किया गया। 21 जून 2021 को 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण कितने मिनट का किया जाएगा? तो वो 55 मिनट का किया जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण है वो सुबह 11 बजे से प्रतिदिन होता है तथा 11:55 तक यह कार्यक्रम चलता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है ये 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, शिक्षा दर्शन क्या है? तो शिक्षा दर्शन एक टीवी कार्यक्रम है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों तक सहज व सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाना, एकदम सही है। इसका उद्देश्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, एकदम सही है। कोविड-19 के दौरान बाधित हुए पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों को उसके स्तर तक लाना, एकदम सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? तो ये हो जाएगा 1 से 12 तक है, कक्षा 1 से 12 तक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 तक क्या समय होगा? तो कक्षा 1 से 8 तक का समय हो जाएगा 3 बजे से 4:15 तक, 3 बजे से 4:15 तक हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 9 से 12 का समय प्रसारण, कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय कितना होगा? तो 12:30 से 2:30 तक होगा। 12:30 से 12:30 से 2:30 तक। आगे चलते हैं, शिक्षा दर्शन पर प्रतिदिन कितने मिनट का प्रसारण किया जाएगा? तो वो हो जाएगा सोमवार से शनिवार 75 मिनट, सोमवार से शनिवार 75 मिनट। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कोविड-19 के दौरान कैरियर
संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो उसके लिए कौन सा ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो हो जाएगा मिशन ज्ञान जो ऐप है वो लॉन्च किया गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चीजें क्लियर हो रही है ना। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है, कोरोना काल में निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा देने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया, तो वो हो जाएगा शाला संवाद। शाला संवाद यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मिशन ज्ञान ऐप कब लॉन्च किया गया, तो वो अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया। आगे देखो भी, शाला संवाद कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो वो 19 मई 2020 को शुरू किया गया। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल कब प्रारंभ किया गया, तो ये 6 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया। शाला दर्पण पोर्टल कब शुरू किया गया, तो ये 12 फरवरी 2016 को 12 फरवरी 2016 को शाला दर्पण पोर्टल है वो शुरू किया गया। आगे देखो भी, गतिविधि आधारित शिक्षण में प्रत्येक विद्यालय में कौन से कक्ष स्थापित किए जाएंगे, तो वो हो जाएगा ABL कक्ष है वो स्थापित किए जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, स्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, स्माइल कार्यक्रम है वो 13 अप्रैल 2020 को 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे स्माइल का पूरा नाम क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेयर फॉर लर्निंग इंगेजमेंट स्माइल का पूरा नाम हो जाएगा। मिशन समर्थ कार्यक्रम कौन से विद्यार्थियों के लिए है, तो वो हो जाएंगे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये 2 मई 2020 को 2 मई 2020 को हवा महल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दीक्षा का पूरा नाम क्या है, तो दीक्षा का पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दीक्षा क्या है, तो एक मोबाइल ऐप हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, रिस का पूरा नाम क्या है, RISE का पूरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दीक्षा ऐप तैयार किया गया, तो दीक्षा ऐप है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, दीक्षा ऐप पर बाह्यतम सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो वो हो जाएगी 36 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निष्ठा को दीक्षा पोर्टल में कब जोड़ा गया, तो आपका राइट आंसर होगा अक्टूबर 2020 को जोड़ा गया। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, दीक्षा को औपचारिक रूप से भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से कौन सा दीक्षा पोर्टल के बारे में असत्य है, तो वो हो जाएगा इस पर कक्षा 1 से 10 तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, ये असत्य है। इस पोर्टल पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, एकदम सही है। 36 भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है, एकदम सही है। और इसमें CBSE, NCERT तथा SIERT के विभिन्न पाठ्यक्रमों के समावेश है, एकदम सही है। लेकिन 2 नंबर है वो थोड़ा सा गलत है, भी असत्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये हो जाएगा हमारे शिक्षक हमारे नायक। हमारे शिक्षक हमारे नायक। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया, तो वो हो जाएगा दीक्षा राइज के नाम से। दीक्षा राइज के नाम से संचालित किया गया। दीक्षा ई लर्निंग से संभावित लाभान्वित होते हैं, तो ये उपरोक्त सभी शिक्षक भी होते हैं, अभिभावक भी लाभान्वित होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, तो वो उपलब्ध है वो उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों के आधार पर, CBSE के आधार पर, CBSE पाठ्यक्रम पर, और NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर, और SCERT पाठ्यक्रम के आधार पर, सभी पे। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, FLN का पूर्ण रूप क्या है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN का फुल फॉर्म क्या है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दीक्षा राइज पोर्टल किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो ये राजस्थान शिक्षा विभाग और NCTE द्वारा, राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल है उनका प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आगे चलिएगा, निष्ठा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो निष्ठा की शुरुआत है वो 21 अगस्त 2019 को भी एकदम सही है। यह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों एवं स्कूल प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, एकदम सही है। निष्ठा का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट है, एकदम सही है। अप्रोक्स भी आपका राइट आंसर होगा। निष्ठा 3.0 में कुल मॉड्यूल कितने हैं? तो 12 मॉड्यूल है। निष्ठा 3.0 में कुल मॉड्यूल कितने हैं? तो 12 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई, तो दीक्षा कार्यक्रम की NCERT एवं MHRD द्वारा पहल की गई, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निष्ठा 1.0 प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल थे, तो वो 18 मॉड्यूल थे, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो वो 11 मई 2020 को की गई, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण में कितने मिनट का समय था? तो वो हो जाएगा 55 मिनट का समय हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा वाणी का प्रसारण समय क्या है? तो वो हो जाएगा प्रातः 11 बजे से 11:55, 11 बजे से प्रातः यानी सुबह 11 बजे से 11:55 तक था। आगे चलते हैं, शिक्षा वाणी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण समय क्या था? तो वो था 15 मिनट। शिक्षा वाणी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण समय है वो 15 मिनट हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षा वाणी के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है RSCERT द्वारा, RSCERT द्वारा, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है? तो वो आकाशवाणी के माध्यम से होता है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो प्रसारण है वो ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता है, एकदम सही है। कक्षा 1 से 2 हेतु मीना की कहानी आधारित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, एकदम सही है। प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होगा। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है, तो सारे के सारे सत्य कथन हो जाएंगे, तो A, B और C, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया? तो वो 21 जून 2021 को, 21 जून 2021। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो वो 1 जून 2021 से प्रारंभ किया गया, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन कितने घंटे होता है? तो वो 3 घंटे 15 मिनट होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का किस टीवी चैनल पर प्रसारण हुआ? तो वो हो जाएगा DD राजस्थान पे हुआ, DD राजस्थान पे, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? तो ये हो जाएगा कक्षा 1 से लेकर 12 तक है। शिक्षा दर्शन है तो ये एक क्या है? टीवी कार्यक्रम हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का संबंध क्या है? प्रथम स्लॉट का संबंध है कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में दूसरे स्लॉट का संबंध कौन सी कक्षाओं से है? तो वो कक्षा 1 से 8 तक हो जाएगी। आगे चलते हैं, शिक्षा दर्शन के समय सारणी, शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 का समय क्या था? तो वो हो जाएगा 3 बजे से 4:15 तक, 3 बजे से 4:15 तक था। और शिक्षा दर्शन की सारणी में कक्षा 9 से 12 का प्रसारण समय क्या था? तो वो 12:30 से 2:30, 12:30 से 2:30 हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों तक सहज व सरल माध्यम में शिक्षण सामग्री पहुंचना, एकदम सही है। और इसका उद्देश्य बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये था, एकदम सही है। कोविड-19 के दौरान बाधित हुई पढ़ाई के कारण विद्यार्थियों को उसके स्तर तक लाना, एकदम सही है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में
प्रथम स्लॉट राजस्थान शिक्षा कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट के प्रसारण की समय अवधि कितनी थी? तो वो हो जाएगी दोपहर 12:30 से 2:30, दोपहर 12:30 से 2:30 हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, स्माइल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो स्माइल कार्यक्रम है वो 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, स्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो RSCERT द्वारा तैयार किया जाता है। कोविड-19 के दौरान कैरियर संबंधी अध्ययन सामग्री सहज उपलब्ध हो उसके लिए कौन सा ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिशन ज्ञान ऐप है वो लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं, स्माइल का पूरा नाम क्या है? स्माइल का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्माइल कार्यक्रम में डिजिटल सामग्री कितने भाषाओं में उपलब्ध करवाई गई? तो वो हो जाएगा 3 भाषाओं में उपलब्ध करवाई गई, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। स्माइल कार्यक्रम के तहत डिजिटल सामग्री निम्न में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है? तो वो गुजराती भाषा में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये मई 2020 में प्रारंभ किया गया। मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है तो वो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, स्माइल कार्यक्रमों के चरणों के संबंध में गलत युग्म बताने हैं, तो ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे इसमें, 4 नंबर ऑप्शन। स्माइल प्रथम है वो 13 अप्रैल 2020 से, और स्माइल 2.0 यानी द्वितीय चरण है वो 2 नवंबर 2020 से, और स्माइल 3.0 यानी तृतीय चरण है ये 21 जून 2021 को। तो स्माइल कार्यक्रमों के चरण के संबंध में कहने का मतलब है स्माइल जो प्रथम चरण, स्माइल का प्रथम चरण आया था वो 13 अप्रैल 2020 में आया था, एकदम सही है। स्माइल 2.0 कहने का मतलब है स्माइल का द्वितीय चरण आया था वो 2 नवंबर 2020 में आया था, और स्माइल 3.0 यानी तृतीय चरण आया था वो 21 जून 2021 को आया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो वो स्माइल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। स्माइल कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है, तो वो प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य दिया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, स्माइल कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है, तो वो प्रत्येक सोमवार व बुधवार को दिया जाता है। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्रियाकलापों का प्रसारण किया जाता है? तो वो हो जाएगा 5 क्रियाकलापों का प्रसारण किया जाता है, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में असत्य है? तो हवा महल कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप की सहायता से कहानियों व गतिविधियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है, एकदम सही है। इस कार्यक्रम को RSCERT उदयपुर में शुरू किया गया था, एकदम सही है। और हवा महल कार्यक्रम को कोरोना समय में बच्चों का झरोका भी कहा जाता है, एकदम सही है। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत 4 क्रियाकलाप प्रसारित किए गए, तो ये गलत हो जाएगा। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत है वो 5 क्रियाकलाप अपन पीछे पढ़ के आए हैं, 5 क्रियाकलापों का प्रसारण किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे चलते हैं, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ई-कक्षा कार्यक्रम के तहत अध्ययन सामग्री तैयार करवाई तथा 19 मई 2020 को यूट्यूब चैनल आरंभ किया? तो वो हो जाएगा वेदांत, केरन इंडिया व मिशन ज्ञान, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन व स्माइल कार्यक्रमों का संचालन के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो स्माइल, उसके बाद में शिक्षा वाणी और उसके बाद में शिक्षा दर्शन, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे विशेष टिप्पणी है, स्माइल है वो 13 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी, और शिक्षा वाणी है वो 11 मई 2020 से शुरू की गई थी, और शिक्षा दर्शन है ये 1 जून 2020 से शुरू की गई थी। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले स्माइल आई, उसके बाद में शिक्षा वाणी आई, और उसके बाद में शिक्षा दर्शन आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु ई कंटेंट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, स्माइल प्रथम, स्माइल 2 और स्माइल 3। स्माइल प्रथम है वो 13 अप्रैल 2020 को आई थी,
13 अप्रैल 2020 में स्माइल प्रथम का स्थापना की गई। और रोज सवेरे 9 बजे हर घर रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। ग्रुप 2 ग्रुप बने थे स्माइल फर्स्ट में। कितने ग्रुप बने थे? 2 ग्रुप, एक शिक्षकों के लिए और एक अभिभावकों के लिए। 30 से 40 मिनट के वीडियो के लिए लिंक प्रदान किया जाता था और गृह कार्य है वो 1 से 5 तक प्रत्येक सोमवार और 6 से 8 तक है वो सोमवार व बुधवार को। यानी कक्षा 1 से 5 तक तो प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य मिलता था और कक्षा 6 से 8 तक है वो सोमवार और बुधवार को गृह कार्य मिलता था। इसी प्रकार से बात करते हैं स्माइल 2 की, तो स्माइल 2 है वो 2 नवंबर 2020 को आई थी। आओ घर में सीखें कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था स्माइल 2 का? तो स्माइल 2 का नारा था भी आओ घर में सीखें कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था। इसको 26 अक्टूबर 2020 से प्रत्येक कक्षा का अलग ग्रुप, इसमें प्रत्येक कक्षा का अलग ग्रुप बना दिया गया। ई कंटेंट व गृह कार्य वितरण, व्हाट्सएप ऐप से नहीं जुड़े बच्चों के घर जाकर गृह कार्य देना और पोर्टफोलियो फाइल का संधारण, सप्ताह में एक बार फोन पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना, ये इसका मुख्य कार्य था स्माइल 2 का। उसके बाद में स्माइल 3 आई। स्माइल 3 आई तो ये 21 जून 2021 को आई थी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आओ घर में सीखे 2.0। इसका नारा था आओ घर में सीखे 2.0। तो सत्र क्या था? 2021-22 हेतु संचालित किया गया था और ये डिजिटल सामग्री प्लस गृह कार्य प्लस क्विज, इसमें ये उपलब्ध होते थे स्माइल 3 में। क्विज है वो NIC कोड के माध्यम से व्हाट्सएप ऐप पे पहुंचाया जाता था। और उसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन समर्थ अभियान लाया गया। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे थे उसके लिए मिशन समर्थ अभियान चलाया गया और शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, हवा महल आदि कार्यक्रमों का संचालन है वो स्माइल 3 के माध्यम से होता था। इट्स ओके, चीजें समझ में आई। आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, 11 मई 2020 से शिक्षा वाणी कार्यक्रम राजस्थान के कितने स्टेशन यानी आकाशवाणी पर शुरू हुआ? तो 25 स्टेशनों पर शुरू हुआ। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम, तो बेसाल्ट असेसमेंट, ब्रिज कोर्स, स्टार, बैक टू स्कूल और उपचारात्मक शिक्षण। कक्षा 3 से 8 के लिए चलाया गया बेसलाइन आंकलन प्रोग्राम है तो वो हो जाएगा स्टार बैक टू स्कूल, स्टार बैक टू स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं कक्षा 9 से 12 के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम कब से चलाया गया? तो ये चलाया गया 14 जुलाई 2022 से और इसके अंतर्गत अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय का उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में सप्ताह के किस दिन को नो बैग डे के रूप में मानना घोषित किया गया? तो वो शनिवार को। राजकीय विद्यालयों में सप्ताह के किस दिन को नो बैग डे के रूप में मनाना घोषित किया गया? तो वो हो जाएगा शनिवार को। विद्यालयों में भामाशाहों की भौगोलिक व दूरी की कठिनाइयों को, विद्यालयों में भामाशाहों की भौगोलिकता व दूरी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो वो 5 अगस्त 2017 से की गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा DISE का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में डाइस डेटा फीडिंग किस पोर्टल पर की जा रही है? तो ये हो जाएगा UDICE प्लस पोर्टल पर, UDICE प्लस पोर्टल पर ये की जा रही है। आगे देखिएगा स्टार सेट टू एंगेजमेंट रिजल्ट कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। तो ये जनवरी 2022 से मार्च 2022, जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक चलाया गया। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी देने, छात्रवृत्ति, रोजगार व कैरियर संबंधी जानकारी देने हेतु राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो वो 6 फरवरी 2019 को किया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं
राजस्थान की सभी शैक्षिक संस्थाओं को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए शाला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई, तो वो 12 फरवरी 2016 को, यानी बसंत पंचमी के दिन। शाला दर्पण क्या है, तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शाला दर्पण, और शाला दर्शन है वो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। शाला दर्पण है वो तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में था, और शाला दर्शन था वो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में था। वर्तमान में दोनों शाला दर्पण पर ही आ गए हैं। 2019 से दोनों पोर्टल को एकीकृत कर दिया गया है। 100 दिवस रीडिंग कैंपेन चलाया, और ये 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन है, ये 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चलाया, जो कि 14 सप्ताह तक था। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, और दूसरा इसका टॉपिक आता है, वो आता है विद्यालय प्रबंध एवं संबंधित समितियां। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा इसका। पहला क्वेश्चन है, RTE 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख किया गया है, तो वो धारा 21 में किया गया है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्य सचिव या फिर विद्यालय प्रबंध समिति का सचिव कौन था, तो वो संस्था प्रधान होता है। SMC का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है अभिभावक होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो वो SMC के द्वारा तैयार की जाती है। यहां पे देखिएगा RTE है, इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और SMC की फुल फॉर्म होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आगे चलते हैं, यहाँ पे वर्तमान में SMC में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 16 सदस्य हैं, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 सदस्य हैं। वर्तमान विद्यालय प्रबंध समिति में कितनी प्रतिशत महिलाएं होनी आवश्यक होती है, तो वो 50% महिलाएं हैं वो होनी आवश्यक होती है। आगे देखिएगा, SMC की प्रबंध समिति की कार्यकारिणी की बैठक कब होनी चाहिए, तो वो अमावस्या को होनी चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अभी SMC की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक होती है, तो वो 3 माह में एक बैठक होनी आवश्यक होती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है, SMC के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 2 वर्ष का होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। नेक्स्ट देखो, अभी SDMC में कितने सदस्य होते हैं, तो SDMC में 23 सदस्य होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कार्यकारिणी समिति के लिए कितनी गण पूर्ति आवश्यक होती है, तो वो 33%, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। SDMC का कार्यक्षेत्र होगा, तो वो हो जाएगा कक्षा 1 से 8 तक हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, SMC में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय किसका होगा, तो वो अभिभावक का DEEO का होगा। DEEO, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान RTE 2011 की किस धारा में विकास योजना का उल्लेख है, तो वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे धारा 5 में, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। SDMC में कितनी उप समितियां बनाई जाती हैं, तो 2 उप समितियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं, SMC की बैठक की अधिसूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है, तो वो 4 दिन पूर्व दी जाती है। SMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 2 वर्ष होता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है, SMC की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, तो वो कार्यकारिणी के सदस्य करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। SMC में किन 2 व्यक्तियों के संयुक्ताक्षरों से ही बैंक में लेन देन किया जाता है, तो वो हो जाएगा अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्ताक्षर से। अध्यक्ष और सचिव यानी इन दोनों के हस्ताक्षर से ही बैंक में लेन देन होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा,
विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है अभिभावक सदस्य, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति में कम से कम कितनी महिलाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए? तो कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से होनी चाहिए। SDMC में सचिव कौन होता है? स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी में सचिव कौन होता है? तो वो हो जाएगा विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद का वरिष्ठ व्याख्याता या फिर अध्यापक होता है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद का वरिष्ठ व्याख्याता या फिर अध्यापक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति का वार्षिकी अकेक्षण किया जाता है? तो वो ऑडिट सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। ऑडिट सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालय जहां संचालित है में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन अनिवार्य किया गया है, तो वो कक्षा 1 से 8 तक किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है विद्यालय प्रबंध समिति की सभा साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता किस स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाती है? तो वो मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पे और निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, उपरोक्त सभी कारणों से। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक अमावस्या को SMC की बैठक रखने के आदेश कब जारी किए हैं? तो वो अगस्त 2015 में। आगे चलते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्यालय होता है? तो वो विद्यालय होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, आदर्श या फिर समन्वित विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध एवं विकास के लिए कौन कौन सी समितियां होती हैं? तो वो SDMC और SMC, यानी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। नेक्स्ट देखो भी, विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो संस्था प्रधान होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। SMC की पदेन सचिव का कौन सा कार्य नहीं है? तो वो हो जाएगा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति यानी अब्सेंट में कार्य करना, ये SMC के पदेन सचिव का कार्य नहीं होता। बाकी बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, ये उसका कार्य होता है। स्कूल की वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, ये भी उसका कार्य होता है। और बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना और उसका रिकॉर्ड रखना, साधारण जनता के सामने अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाना, यह भी उनका कार्य होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक 3 नंबर टॉपिक आता है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट देखो भी, इससे रिलेटिव क्वेश्चन देखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के हायर एजुकेशन के लिए कोर्स को खत्म कर दिया गया। तो कौन से कोर्स को खत्म कर दिया गया? तो M.Phil को ये जो कोर्स था उसको खत्म कर दिया, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अभी, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया? तो वो 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया। 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने वालों के लिए क्या आवश्यक है? तो PhD करने वालों के लिए 4 वर्षीय स्नातक डिग्री है, वो आवश्यक हो गई है। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? तो वो हो जाएगी 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नई शिक्षा नीति 2002 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो वो आपका राइट आंसर होगा 6, यानी किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? तो वर्ग 6 से व्यावसायिक कक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई है? तो अब तक 3 बार शिक्षा नीति बनाई गई है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, NEP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास में आता है, भारत में अब तक शिक्षा नीति आई। तो भारत में अब तक 1968 में शिक्षा नीति आई थी, फिर 2020 में और 1986 में शिक्षा नीति आई थी। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र
कि अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो कक्षा 5 तक पढ़ाया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी, तो वो हो जाएगा कोठारी आयोग तक आधारित थी, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो आपका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट देखो भी, दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया था, तो वो 1992 में संशोधित किया गया था। वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में जब पहली शिक्षा नीति अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट देखो भी, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा जाएगा, तो वो 3 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट पर बात करते हैं, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, तो 1986 में की गई। पहली कब थी, तो 1968 में थी। आगे अपन बात करते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है, तो वो प्रारूप कौन सा हो जाएगा, 5334, 5334 इस प्रारूप पे आधारित हो जाएगी। कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई, तो वो 34 वर्ष बाद। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 के कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है, तो वो कैबिनेट में मंजूरी है वो 29 जुलाई 2020 को मिली है, 29 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन थे, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निष्ठा FLN प्रशिक्षण में FLN का पूर्ण रूप क्या था, तो वो हो जाएगा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है FLN मिशन एक है, तो वो राष्ट्रीय पहल है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसके द्वारा दिए गए हैं, तो वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिए हैं, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ साथ सीखे, तो वो पढ़ना और लिखना भी सीखे, भी साथ साथ संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना भी सीखे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना है, तो वो मिशन, त्वरित राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है, तो वो 2025-26 तक, 2025-26 तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है, तो वो हो जाएगा FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, ये उनके सेवकों की भूमिका नहीं है। बाकी FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, ये उनकी भूमिका होती है, और मित्रों संघ और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव स्थापित करना, ये भी उनकी भूमिका होती है। और FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, ये भी उनकी भागीदारी होती है या फिर भूमिका होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, FLN के उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य है, तो वो हो जाएगा सभी बच्चे पढ़ने और समझने के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, ये उनका उद्देश्य है। दूसरा, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, ये भी उनका उद्देश्य है। और संख्या, माप, आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए, ये भी उनका उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी विकल्प है वो सही हो जाएंगे, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा,
अगला है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है, तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया, तो वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ECC का पूरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट देखो भी, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के अनुसार किस कक्षा तक बच्चे को पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना चाहिए, तो वो कक्षा थर्ड यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कक्षा 3 से। आगे देखो भी, रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है, तो वो सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। NIPUN भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया, 5 जुलाई 2021 को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, NIPUN भारत योजना किसके द्वारा आरंभ की गई, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, आरंभ की गई है। NIPUN भारत कार्यक्रम कितने स्तरों पर क्रियान्वित किया जाएगा, तो ये 5 स्तरों पर क्रियान्वित किया जाएगा। NIPUN भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये 17 भागों में विभाजित किया गया है। आगे अपन बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है, तो वो हो जाएगा शिक्षा को लचीला बनाना, एकदम सही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, एकदम सही है। और साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को बच्चों के अंतर्गत विकसित करना, एकदम सही है। तो ऑल ऑफ दीज है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं NIPUN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेसिएशन इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। NIPUN का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में अगला क्वेश्चन, अगला नया टॉपिक आ जाता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्विति। ये टॉपिक है, 4 नंबर टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य का। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। कंप्लीट बुक होगी भाई, ठीक है, कंप्लीट बुक होगी। शैक्षिक परिदृश्य एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, और एक तरफ आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन चलते जाएंगे। इट्स ओके। चलो भी क्वेश्चन देखिएगा। पहला, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाना प्रावधान होगा, तो वो होगा लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 10 गुना तक अर्थदंड, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है, तो वो हो जाएगा इसका भाग 14 व्यक्ति प्रति शुल्क संग्रह का निषेध करता है। इसका भाग है वो 14 व्यक्ति प्रति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। बाकी इसका भाग है वो 17 बच्चों की दंड से इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, और इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है, सही है। और इसका जो भाग 28 है वो शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, ये भी सही है। लेकिन इसका जो भाग 14 है वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध करता है, ये गलत हो जाएगा। इट्स ओके, ये सही नहीं है। आगे देखो भी, शिक्षा के अधिकार
कानून के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? तो वो हो जाएगा अध्याय 4 में, अध्याय 4 में, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा कथन, आगे देखो भी, कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो पहला यहाँ पे है इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में है, एकदम सही है। इसका अध्याय 3 है वो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, एकदम सही है। और इसका खंड 28 है वो शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रबंधित करता है, एकदम सही है। तो यहाँ पे 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा, 2 नंबर है वो सत्य नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्याय रखे गए हैं। तो 2009 में 7 अध्याय रखे गए हैं, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता? तो वो हो जाएगा शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो कि अध्यापकों द्वारा है वो उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो वो 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? तो वो हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, आरटीई अधिनियम से संबंधित है। तो वो हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से रिलेटिव है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 18 वर्ष तक के लिए, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए क्रियान्वयन के बाद कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है वो विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। आगे देखो भी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, इस प्रकार उसे पढ़ाना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 किलोमीटर की, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? तो वो 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। 6 से 8 के लिए तो 2 किलोमीटर है और कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर है। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी, तो 1/3 होगी, उसके कुल सदस्यों की 1/3 होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो वो धारा 38 हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना
पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करवाना होगा। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो प्रति सप्ताह है वो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना होगा एक अध्यापक को। नेक्स्ट देखो अभी, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था। तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? तो वो आपका राइट आंसर होगा, शिक्षा को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। ये यहाँ पे कार्य है वो शिक्षक का कार्य नहीं माना गया है। बाकी एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना ये एक शिक्षक का कार्य होता है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी एक शिक्षक का कार्य होता है। और हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना चाहिए, ये भी एक शिक्षक का कार्य होता है। नेक्स्ट देखो अभी आगे चलते हैं। अगला है, एक पाठशाला में 151 छात्र हैं। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए। 151 छात्र है टोटल, तो उसमें 5 तो प्राथमिक अध्यापक होने चाहिए और 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए। 5 तो प्राथमिक अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली कक्षाएं कौन सी है? तो एलिमेंट्री शिक्षा में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा होती है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को जोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इनमें न बढ़ना चाहिए। तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1:40 का, 1:40 का होना चाहिए, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1:40 का होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट अपने पास में आता है, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्न में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 द्वारा संशोधित किया गया? तो वो भाग 16 के तहत, भाग 16 के तहत है वो अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 को संशोधित किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राज्य में क्या नाम है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राज्य में क्या नाम है? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए? तो वो 25% बच्चे, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे? तो वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक या फिर कमिश्नर, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक होते हैं या फिर कमिश्नर होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि आसपास के विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाएं? तो वो धारा 10 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTE एक्ट नियमों का सही नाम है? तो वो हो जाएगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय विकास योजना का वर्णन किया गया? तो वो धारा 22 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखो भी, आरटीई एक्ट के संबंध में निम्न में से क्या निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो वो ट्यूशन फीस में छूट और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कॉपी और लेखन सामग्री। नेक्स्ट यहाँ पे पुस्तकालय शुल्क नहीं लिया जाना। उपरोक्त सभी हैं वो आरटीई एक्ट के संबंध में है वो निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आरटीई के अंतर्गत निम्न में से कौन निःशुल्क शिक्षा देने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करवाने के लिए बाध्य है? तो वो हो जाएगा राज्य है, वो इसके लिए बाध्य हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित है, तो प्राथमिक शिक्षा में कक्षा है वो 1 से 8 सम्मिलित है, कक्षा 1 से 8 है वो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है वो हो जाएगा 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, ये है वो असत्य है। किसी बालक को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, ये सत्य है। किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर, किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा और 60 बच्चों पर न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, ये भी सही है। तो असत्य है वो 200 पे 7 अध्यापक, ये असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, उन पे अपन गौर फरमा लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 आरंभ में अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में संविधान में स्थान नहीं दिया। बाद में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल किया गया? तो ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले के बाद में इसे क्या है मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा के अधिकार के संबंध शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आर्टिकल 21 कै हो जाएगा, आर्टिकल 21 कै। आर्टिकल 21 कै में किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को प्रभावित किया गया है, तो ये प्रभावित किया गया है 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से इसे प्रभावित किया गया है। आगे अपन बात करते हैं राज्यसभा में इसे 20 जुलाई 2009 से प्रभावित किया गया है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को प्रभावित किया गया था, तो वो 1 अप्रैल 2010 से और राज्यसभा में इसे 20 जुलाई 2009 से प्रभावित किया गया है। आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में इसे 4 अगस्त 2009 से प्रभावित किया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वो 26 अगस्त 2009 को हुए थे और किसके हुए थे? तो प्रतिभा पाटिल के हस्ताक्षर हुए थे। अधिसूचना जारी हुई थी 29 अगस्त 2009 को और आरटीई प्रभावी यानी लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। आरटीई 2009 राजस्थान में कब से प्रभावी हुआ यानी कब से लागू हुआ? तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। कुछ संशोधित प्रावधानों के साथ राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 नाम से जिनकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी हुई। नेक्स्ट पर बात करते हैं, विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है तो वो नॉर्वे ने। और शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो वो 135वां देश है। आरटीई 2009 में कुल अध्याय व धाराएं कितनी है? तो 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आरटीई 2009 में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो पहला अध्याय सबसे छोटा है और इसमें केवल 2 धाराएं शामिल है। आरटीई 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो सबसे बड़ा अध्याय है वो अध्याय 4 है और इसमें 12 से 28 तक धाराएं उपस्थित है। जो अध्याय 4 है इसमें धारा 12 से धारा 28 तक इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, आरटीई 2009 अध्याय फर्स्ट क्या है? तो प्रस्तावना है जिसमें नाम, वितरण व शब्दावली दी गई है और इसमें धारा फर्स्ट और सेकंड है। अध्याय 2 है,
ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें धारा 3 और 5 इंक्लूड की गई है, 3 से 5 है वो इसमें इंक्लूड की गई है। अध्याय 3 है, ये क्या है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार व माता पिता के दायित्वों का उल्लेख मिलता है और ये धारा 6 से 11 तक इसमें इंक्लूड किया गया है, धारा 6 से 11 तक। अध्याय 4 है, ये क्या है, विद्यालय व शिक्षक के दायित्व है। अध्याय 4 में विद्यालय व शिक्षक के क्या क्या दायित्व है ये दिए गए हैं और इसमें धारा 12 से 28 तक इंक्लूड की गई है। और अध्याय 5 है, ये क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, ये धारा 29 व 30 है, इसमें धारा 29 व 30 है। और अध्याय 6 है, इसमें बालक के अधिकारों का संरक्षण, यानी इसमें जो धारा है वो धारा 31 से 34 तक इसमें इंक्लूड की गई है अध्याय 6 में। और अध्याय 7 है, ये क्या है, प्रकीर्णन है और इसमें धारा 35 से 38 इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में नया टॉपिक आता है और 5 नंबर टॉपिक है ये शैक्षिक परिदृश्य का, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। इसके आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है, तो वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों से है। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो वो हो जाएगा 25%, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आरटीई के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, तो वो होता है 35:1। कक्षा 6 से 8 तक छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो 35, यानी 35 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए, 35:1। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने की तिथि क्या है, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए का प्रावधान किया गया है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 45, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी संविधान की किस धारा, तो संविधान की 45, संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए, तो वो 200 दिन होने चाहिए। एक शैक्षणिक वर्ष में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए, तो वो 220 होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में आता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में नाम क्या है, तो राजस्थान में नाम हो जाएगा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। नेक्स्ट देखो भी, विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होगा, तो वो होगा 2 वर्ष के पश्चात, 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, विद्यालय प्रबंध समिति कार्यकारी समिति में न्यूनतम महिलाएं होती है, तो न्यूनतम महिलाएं है वो 50% होती है। प्राथमिक विद्यालय में 60 से 90 छात्रों पर अध्यापक कितने होने चाहिए, तो 3 अध्यापक है वो होने चाहिए। आगे अपन बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की प्रकृति क्या है, तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है वो संवैधानिक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक 2017 लोकसभा में कब पारित किया गया, तो ये 21 जुलाई 2017 को 21 जुलाई 2017 को पारित किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में है SDMC का पूरा नाम बताओ भी। SDMC का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति, यानी SDMC, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति। आगे चलते हैं। SMC का पूरा नाम बताना है, तो विद्यालय प्रबंध समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है, तो प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा शामिल है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया
हो किस कक्षा में प्रवेश के योग्य होगा, तो वो कक्षा 5 में प्रवेश के योग्य होगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था, तो बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु है, वह आवश्यक था। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया, तो ये भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 फर्स्ट के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है, तो वो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था हो जाएगी SIERT या फिर SCERT, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है, तो वो हो जाएगा 45 घंटे शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 45 से शिक्षण एवं तैयारी के घंटे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 70 बच्चों तक प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या होनी चाहिए, तो अध्यापकों की संख्या है वो 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एक सूत्रीकरण आवश्यक है। इनमें से एक ऐसी सूचना है, इसकी पहचान कीजिएगा, तो इसकी पहचान है बैंक खातों के अभिलेख। बैंक खातों के अभिलेख यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के नियमों के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक है। इनमें से एक ऐसी सूचना है, इसकी पहचान करें, तो वो हो जाएगा बैंक खातों के अभिलेख। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, तो वो हो जाएगा 10% से अधिक रिक्तियां हैं वो नहीं रहनी चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो अभी, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है, तो वो 1000 घंटे हो जाएंगे। न्यूनतम शिक्षण घंटे कितने हैं, तो 1000 घंटे, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। वो 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटा है वो 1000 घंटा होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर कितने कक्षाओं की नियमित परीक्षाएं ली जाएगी, तो वो हो जाएगा 5वीं से 8वीं, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय में अर्जित रहेगा, तो वो हो जाएगा 5 वर्ष। ऐसी योग्यता 5 वर्ष के समय में अर्जित करेगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। RTE के अधिनियम 2009 के अनुसार आरंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो आरंभिक शिक्षा का अर्थ हो जाएगा पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, तो वो मान्यता के बगैर है वो कोई विद्यालय है वो स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो हो जाएगा अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह है न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, ये है वो सत्य नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एकदम सही है, और विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान एकदम सही है, और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना यह भी एकदम सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो वो 2009 के अधिनियम के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आगे नया टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा अभी अपना, ठीक है। लास्ट टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य का। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विधियों के अंतर्गत विधियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। एकलव्य व मीरा पुरस्कार में राज्य स्तर पर अब कितनी राशि दी जाएगी, तो अब है वो 22,000 रुपये दी जाएगी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई, तो वो 30 मार्च 1995 को की गई। नेक्स्ट देखो भी, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो हो जाएगा मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष शुरू की गई है, तो वो 2007-8 में शुरू की गई है। बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा किस वर्ष से प्रारंभ की गई, तो वो 2010-11 में प्रारंभ की गई, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है भी, कक्षा 10 की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्रों को सुविधा प्रदान की जाएगी। ये जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन में है, बालिका के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये स्नातक स्तर की जो सुविधा है वो 2010-11 में की गई थी और ये कक्षा 10 में मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को ही ये सुविधा प्रदान की जाएगी। आपकी बेटी योजना शुरू की गई है, तो ये 2004-5 में शुरू की गई है। गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई, तो ये 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना है वो शुरू की गई। इसमें क्या है, वे समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 6,000 रुपये 2 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। 6,000 रुपये है वो 2 वर्षों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं। साइकिल वितरण योजना कब शुरू की गई, तो साइकिल वितरण योजना है वो 2007-8 में शुरू की गई और साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ है वो 2007-8 में किया गया और इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं योग्य होगी। नेक्स्ट देखो भी, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कब से प्रारंभ की गई है, तो वो 2010 से प्रारंभ की गई है। 2010 में 10 जिलों में वर्तमान में ये योजना बंद है और 2010 में ये क्या है, 10 जिलों में प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान शिक्षा पहल की शुरुआत कब की गई, तो 2005 में की गई। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है, तो वो 132। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है, तो वो 132 बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान शिक्षा पहल की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो हो जाएगा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये 2010-11 में प्रारंभ की गई। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई, तो ये 2008-9 में शुरू की गई। और शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, तो ये 2005-6 में प्रारंभ किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे अपने पास क्वेश्चन आता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में सही नहीं है वो आपको बताना है। तो बालिकाओं के जन्म की प्रथम वर्षगांठ पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं, ये सही नहीं है। 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को शामिल किया जाता है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत, एकदम सही है। और इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में 50,000 रुपये दिए जाते हैं, एकदम सही है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कक्षा 1 में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है, एकदम सही है। लेकिन बालिकाओं की प्रथम वर्षगांठ पर इससे क्या है, 2500 रुपये दिए जाते हैं, 3,000 रुपये नहीं दिए जाते। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे सही नहीं है। बाकी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो वो कथन असत्य हो जाएगा। इसका कार्यालय बीकानेर में है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है।
इसकी जो स्थापना है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना है वो 30 मार्च 1995 में की गई थी, एकदम सही है। और इस संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और सभापति मुख्य सचिव होता है, एकदम सही है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई, एकदम सही है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इसका जो कार्यालय है वो बीकानेर है, ये असत्य है। आगे चलते हैं। BSF यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के संगठन में 2 प्रकार की समितियां गठित की गई, जिसमें एक शासी परिषद और दूसरी है कार्यकारिणी परिषद। शासी परिषद में उपाध्यक्ष कौन होता है? तो शासी परिषद में उपाध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है। ग्रेस प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो वो बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित हो जाएगा, बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। बालिका फाउंडेशन द्वारा नन्ही कली योजना किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो वो उदयपुर जिले से प्रारंभ की गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति वर्ष राशि दी जाती है, तो वो 2500 रुपये राशि दी जाती है। नेक्स्ट देखो भी, कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन की एक मुश्त कितनी राशि मिलती है? तो वो एक मुश्त 5000 रुपये राशि मिलती है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है, राजस्थान शिक्षा पहल के कार्यों की कितनी धाराएं हैं? तो 2 धाराएं हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान शिक्षा पहल का मुख्य उद्देश्य नहीं है तो ठहराव सुनिश्चित नहीं करना, ये राजस्थान शिक्षा पहल का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक भेद कम करना, ये मुख्य उद्देश्य है। कंप्यूटर द्वारा शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना, एकदम सही है। और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी द्वारा शैक्षिक सबलीकरण करना, यह भी सही है। तो यहाँ पे ठहराव सुनिश्चित नहीं करना, ये राजस्थान शिक्षा पहल का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट देखो अभी, REI का पूर्ण रूप क्या है? तो राजस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? तो वो 10 जिलों में प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशनल का कार्य नहीं है, तो वो हो जाएगा बालिका शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक बाधा को समाप्त करना। बालिका शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक बाधा को समाप्त करना है, वो बालिका शिक्षा फाउंडेशनल का कार्य नहीं है। आगे चलते हैं, गार्गी पुरस्कार किन छात्रों को प्रदान किया जाता है? तो गार्गी पुरस्कार है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से अजमेर से उत्तीर्ण जो भी छात्राएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से और अजमेर से जो भी उत्तीर्ण छात्राएं हैं उनको दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो वो हो जाएगा 75,000 राशि दी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रति वर्ष आयोजित होता है, तो वो बसंत पंचमी को होता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में अपन ने शैक्षिक परिदृश्य के जितने भी क्वेश्चन थे, यानी 6 टॉपिक लगते हैं और 6 टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त जो रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके और पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। क्लास अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।